नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पाठ 10 लेके आ चुका हूँ। पाठ 10 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो अगर बात की जाए संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की तो ये की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। देखिए अगर मैं संविधान सभा की बात करता हूँ तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है टेट परीक्षाओं के लिए। और ये जो बैठक हुई थी ये कहाँ पर हुई थी तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1986 को दिल्ली में होती है। इस बात को आपने याद रखना है। और इसमें कुल सदस्य कितने सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में 208 सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया। और इसकी जो अध्यक्षता की गई ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। और अगर सच्चिदानंद सिन्हा जी की बात की जाती है तो इस संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट थे। ये भी आपको याद रखना है, क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष। उसी प्रकार अगर संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात की जाए, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है वो 11 दिसंबर 1946 को होती है। इस बात को आपने याद रखना। और इस बैठक की जो अध्यक्षता की जाती है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती है। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, ये संविधान सभा की दूसरी बैठक में अध्यक्षता करते हैं। और इस संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट, याद रखना भाई, कैसे अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो एचपीटेट जून की तो हमारी एडमिशन उसकी शुरू हो चुकी है। चाहे आपका जेबीटी टेट है, चाहे टीजेडी आर्ट्स टेट है, चाहे एलटी टेट है, हमारी एडमिशन जो है वो 25 जनवरी से जो है वो शुरू हो चुकी है। आप जल्दी से जल्दी जो है हमारे बैच से जो है जुड़ सकते हैं। 7876145409 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस नंबर पे जल्दी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपके पास लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मोड में क्लासें रहने वाली है। जो लाइव क्लास रहेगी वो बाद में रिकॉर्डेड भी आपको देखने को मिलेगी। प्लस आपको हम इसके साथ हैंड रिटन नोट्स जो कि आपके टेट को क्लियर करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करने वाले हैं। हमारे बैच की जो फीस है वो बहुत कम रहती है, मात्र 499 रुपये हमारे बैच की फ़ीस है। तो आप जल्दी से जुड़िए हमारे बैचेस से और एडमिशन लीजिए, क्योंकि अभी तक जो है एक दिन में 36 से ज़्यादा बच्चे एनरोल हो चुके हैं। तो आप भी जल्दी से एनरोल हो जाइए। 5 फरवरी से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं संविधान सभा की बात करता हूँ तो कैबिनेट मिशन भारत में आता है। और कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आता है। और कैबिनेट मिशन ने संविधान बनाने का जो वादा किया था ये पूरा बनाता है। संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी तो संविधान सभा में जो है वो जो अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे उसके 389 सदस्यों ने जो है वो भाग लिया था। इस बात को आपने याद रखना है। भारत का जो संविधान था, संविधान को बनने में कितना समय लगा था, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो भारत का जो संविधान था, संविधान को बनने में जो है वो काफ़ी समय लग गया था। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये भी आपको याद रखना है कि भारत के संविधान को बनने में कितना समय, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारत के संविधान को बनने में लगा था। इस बात को आपने याद रखना है। और भारत के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, तो भारत के जो संविधान बन रहा था तो इसके जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव। ये भी आपको याद रखना है। BN राव जो है वो भारत के संवैधानिक सलाहकार थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसी प्रकार संविधान सभा की एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसको प्रारूप समिति कहा जाता है। और अगर मैं प्रारूप समिति की बात करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन ए में भीमराव अंबेडकर दिया गया है, भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता था। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर BR अंबेडकर की बात करें तो इनके द्वारा जो है वो प्रारूप समिति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के ये क्या थे, अध्यक्ष थे, जिसको अंग्रेजी भाषा में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो BR अंबेडकर थे। भाई कब बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी को पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। प्रारूप समिति का जो गठन होता है वो 29 अगस्त 1947 को होता है। इसमें कुल 6 अन्य सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। तो कुल सदस्य इसमें 7 थे। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम इतना ही देखते हैं। संविधान सभा के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है आपके लिए। एक एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और संविधान सभा की अगर अंतिम बैठक की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इस बात को आपने याद रखना है। और भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950। याद रखना, अंतिम बैठक के ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है वो लागू होता है। और जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भारत में 8 अनुसूची, 8 शेड्यूल, 22 भाग, 22 पार्ट थे और 395 अनुच्छेद थे। ये भी आपको याद रखना है। जब भारत का जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को तो उस समय 8 ही अनुसूची थी, 22 भाग थे और 395 क्या थे,
याद रखना है अनुच्छेद। जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। देखिए इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन, अगर इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत के 4 क्षेत्र है, यहाँ पर 4 बिंदु है। एक है उत्तरतम बिंदु, दूसरा है दक्षिणतम साउथर्न पॉइंट, तीसरा है आपका पश्चिमतम बिंदु वेस्टर्न, और चौथा है आपका पूरबतम बिंदु मतलब कि आपका ईस्टर्न पॉइंट। तो आपको चारों पॉइंट पता होने चाहिए। अब यहाँ पे पूछा है कि इंदिरा पॉइंट कौन से बिंदु है ना, इस बार नाम सीधा पूछ लिया है। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, आपके अंडमान और निकोबार में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये मान लो इंडिया है, यहाँ पर ये मैंने इंडिया का मैप थोड़ा बहुत यहाँ पर मान लो कि इंडिया है, ये इंडिया है। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है, भारत का जो यहाँ पर ये क्या है, दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट उत्तरतम बिंदु जो है भारत का वो क्या है, इंदिरा कॉल। याद रखना है उत्तरतम बिंदु कौन सा है, यहाँ पर उत्तर में कौन सा पॉइंट है, इंदिरा कॉल है। तो याद रखना इंदिरा जी का पॉइंट नीचे है और कॉल इंदिरा जी को कहाँ पे की थी, उत्तर में की थी। तो इंदिरा जी ने कॉल कहाँ से की है, उत्तर से, और दक्षिण में क्या है, इंदिरा जी का पॉइंट है। अगर मैं पूरबतम बिंदु की बात करूँ कि पूरब में कौन सा बिंदु है, तो पूरब में है सर क्रीक। कौन सा है भाई, सर क्रीक बिंदु। इस बात को भी आपने याद रखना कौन सा बिंदु है, सर क्रीक जो है वो पूरब में है, और सॉरी पश्चिम में है। पश्चिमतम बिंदु सर क्रीक है जो कि गुजरात में है, और किबिथु अरुणाचल प्रदेश। भाई याद रखना है किबिथु या इसको वलांगू के नाम से भी जाना जाता है। तो किबिथु या बलांगू जो है वो पूरबतम पॉइंट है आपके भारत का। अगर मैं बात करता हूँ भारत की कि भारत कैसे कितने राज्य है, कि भारत कैसे कितने राज्य है जो तटीय सीमा बनाते हैं, इस बात को भी आपने याद रखना है कि भारत के ऐसे कितने राज्य है जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो भारत कैसे जो है वो 9 राज्य है जो तटीय सीमा बनाते हैं। आपको याद रखना है तटीय मतलब कि जो समुद्रों से जिनकी सीमा छूती है। तो आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, आपका गोवा है, आपका कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। आपने याद रखना है क्या क्या है, गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र के बाद आपका गोवा के बाद कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये सारे के सारे राज्य जो है वो कैसी सीमा बनाते हैं, ये जो है वो तटीय सीमा बनाते हैं। और सबसे बड़ी तटीय सीमा जो भारत में बनाता है वो गुजरात राज्य। कौन बनाता है, गुजरात राज्य। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का क्षेत्रफल बहुत बार टेट परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है। इस बात को आप याद रखें। तो 263 किलोमीटर है, और भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश कौन है, भारत। पहले नंबर पे कौन आता है, रशिया। लेकिन आपको अगर सारे के सारे देश याद करने तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, रुक चीन अब आ भारत। तो आपको ये बात याद रखनी है, रुक चीन अब आ भारत। रुक से बनेगा, पहले नंबर पे आएगा कौन, रशिया। क से बनेगा कनाडा दूसरे नंबर पे। तीसरे पे आता है चीन। अब से बनेंगे 2 देश। चौथे पे आएगा अमेरिका। ब से बनेगा ब्राज़ील। छठे से आ से बनेगा ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आता है आपका अपना भारत। तो सारे के सारे देश आपको याद हो गए होंगे। रुक से बनाया आपने रशिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। दूसरे नंबर पे क से बना कनाडा। तीसरे नंबर पे चीन। चौथे नंबर पे अब से अमेरिका, और 5वें पे ब से ब्राज़ील। छठे से बना ऑस्ट्रेलिया, और 7वें से बना भारत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। अगर बात की जाए मिशन इंद्रधनुष की, तो मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो टीकाकरण से है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, टीकाकरण यहाँ पर आएगा। देखिए मिशन इंद्रधनुष जो है वो कब भारत में लॉन्च किया गया। आप सोचेंगे कि ये तो आसमान से संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष है। नहीं भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको जो लॉन्च किया गया था वो 25 दिसंबर 2014। आप टेट परीक्षा को उतने हल्के में ना लीजिए, आप इसको भी बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाके टेट परीक्षा क्लियर होती है। 25 दिसंबर 2014 को जो है वो मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है, इसको लॉन्च किया गया था भारत में। उसी प्रकार यहाँ पर आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपको दिख रहा होगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ये भी एक स्कीम भारत की सरकार के द्वारा लाई गई थी। और ये जो लाई गई थी वो कब लाई गई थी, तो ये लाई गई थी 22 जनवरी 2015। याद रखना है 22 जनवरी 2015 को जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है भारत के अंतर्गत लाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी। उसी प्रकार एक जनधन योजना भी आती है। जनधन योजना जो आती है वो कब आती है, तो जनधन योजना जो है वो 28 अगस्त, याद रखना 28 अगस्त 2014। तो 28 अगस्त 2014 को भारत में जो है वो कौन सी योजना आती है, जनधन योजना आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनधन योजना का जो लक्ष्य था ना, जनधन योजना का लक्ष्य था भारत को, याद रखना जनधन योजना का जो लक्ष्य था वो था भारत के अधिकतम लोगों को बैंकों के साथ जोड़ना। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो 1 मई 2016 जो कि LPG कनेक्शन से संबंधित है। तो उज्ज्वला योजना भी आपको याद
याद रखना है उज्ज्वला योजना कब आई थी, तो ये 1 मई 2016 को आई थी। तो ये कुछ योजनाएं जो मैंने आपको बताई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार स्टार्टअप इंडिया भी टेट परीक्षाओं में एक बार पूछी गई है। स्टार्टअप इंडिया जो है वो 14 जनवरी 2016 को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप इंडिया योजना। तो स्टार्टअप योजना जो कि उद्यमों के लिए थी, स्टार्टअप योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, तो ये 16 जनवरी 2016 को जो ये आई थी, ये भी आपको याद रखना है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या कितनी होती है। कि जो सुप्रीम कोर्ट है भाई, सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होता है भाई, उसकी अधिकतम संख्या जो है वो कितनी होती है, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीशों की जो अधिकतम संख्या है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, 34 हो सकते हैं। आपको याद रखना है कितने हो सकते हैं, 34। 33 अन्य न्यायाधीश और एक जो होगा वो कौन होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो संख्या है वो पहले 2019 तक कितनी होती थी, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जजों की जो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की संख्या है पहले 31 होती थी, लेकिन 2019 में इनको बढ़ाकर जो है वो 34 कर दिया, मतलब 33 + 1 कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, परीक्षाओं के लिए काम आने वाला बनता है। जब 1950 में, जब 28 जनवरी 1950 को जो है वो इनॉग्रेशन की गई थी, उद्घाटन किया गया था किसका भैया, आपके सुप्रीम कोर्ट का। तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या थी, मुख्य न्यायाधीश की संख्या थी, वो 8 थी। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसके बारे में जो बात है वो भारतीय संविधान के किस भाग में की जाती है। तो भाई याद रखना है, पार्ट 5 भाग 5 में जो है वो भारतीय संविधान के बात की जाती है। इस बात को आपने याद रखना, भाग 5 और अनुच्छेद नंबर 124 से 147। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक भारत के सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है। तो भारतीय संविधान का भाग 5 और 124 से 147 के बीच जो है वो बात की जाती है भारतीय संविधान की। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करता हूं, तो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है वो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी है। इस बात को आपने याद रखना है। अब भैया आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, ऐसा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होता है, चीफ जस्टिस होते हैं, इनको जो शपथ दिलाई जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 60 बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होंगे वो शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति को, और जो CJI है वो शपथ लेंगे राष्ट्रपति से, मतलब आपस में दिलाएंगे। ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत हड़बड़ा जाते हैं, और ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो कौन दिलाएगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये भी आपको याद रखना है, कौन दिलाएगा फिर, तो फिर भाई वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात। हर एक बात काम आने वाली है, आप हर एक बात को बहुत ध्यान से सुने। जैसे कि उपराष्ट्रपति होता है, अगर उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो त्यागपत्र भी अपना किसको देता है, राष्ट्रपति को ही देता है। तो उपराष्ट्रपति जो है वो जो वाइस प्रेसिडेंट है भारत का, वो शपथ भी राष्ट्रपति उसको दिलाता है, और त्यागपत्र भी, वो रेजिग्नेशन भी किसको देता है, राष्ट्रपति को ही देता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात है। हिमाचल प्रदेश में है हाई कोर्ट, और आप भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है, उसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो गुरमीत सिंह संधावालिया। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, गुरमीत सिंह संधावालिया। और पक्का ये टेट परीक्षाओं में क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। गुरमीत सिंह संधावालिया, हाई कोर्ट है भाई हिमाचल में तो, और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट भाई एक राज्य की बात हो रही, तो इनको शपथ दिलाता है राज्यपाल। तो याद रखना, गुरमीत सिंह संधावालिया को हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी के द्वारा क्या दिलाई गई थी, शपथ दिलाई गई थी। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को होती है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नीति आयोग की अगर बात की जाए, तो नीति आयोग का जो पुराना नाम था वो क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वर्तमान में, वो प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसका जो पुराना नाम था वो योजना आयोग था। योजना आयोग तो भाई पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित था, पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। लेकिन नीति आयोग को बाद में बनाया गया था। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष है, इस बात को आपने याद रखना है। और नीति आयोग के सीईओ की अगर बात करें, अगर मैं बात करता हूँ नीति आयोग के सीईओ की, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बी बी आर सुब्रमण्यम, तो बी आर सुब्रमण्यम जो है वो नीति आयोग के क्या है, सीईओ है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। और अगर बात की जाए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, तो इनका नाम है सुमन बेरी। तो सुमन बेरी का नाम आपको याद रखना है, बी आर सुब्रमण्यम का नाम याद रखना है। ये सारे के सारे नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग के भी बहुत बार अध्यक्ष पूछे जाता है, प्रथम अध्यक्ष। तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। परीक्षाओं में इसी तरह की जो बातें हैं वो आपसे पूछी जाती है। और भारत की जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, ये नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो ये भारत के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके, और ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो लगातार जो है वो तीसरे बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली है। और दूसरे ऐसे व्यक्ति है, दूसरे प्रधानमंत्री है। इससे पहले जो सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री का था वो थी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ये भी याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है। इस बात को भी आपने याद रखना है। और ये इनका कार्यकाल जो है वो सबसे लंबा था। इसके बाद जो कार्यकाल है वो नरेंद्र मोदी जी का है। तीसरे बार भारत के लगातार ये प्रधानमंत्री के रूप में इनके द्वारा शपथ ली गई है। इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए, आज के लिए हम यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव लिखें। और अगर आप भी हमारे बैच से जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें। यहाँ पर हमारे पास लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज है 7876145409। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपको हम हैंड रिटन नोट्स, देखो हैंड रिटन नोट्स आपको दे रहे हैं। और फीस जो बैच की है वो मात्र 499 रुपीज़ है भाई। तो 499 रुपीज़ मात्र फीस है। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे बैचेस से जुड़ जाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये ऐप रहने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलता है बहुत जल्द अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, जय मठारी, हर हर महादेव।